Assalamu alaikum dear students, I am Anjum Shafiq, your biology teacher for grade 11, and today I am going to discuss green algae and the importance of algae. So let's move to the classboard. So dear students, we have discussed euglenoids, dinoflagellates, diatoms, brown algae and also red algae. And now going to discuss the last class of the algae, that is green algae. Number 6, that is green algae. Green algae, they are also called as the ancestors of green plants. Here, ये बात पहले लिख लीजिए. Also considered as the ancestors of green plants. उसके कुछ रीजंस हैं, उसको हम देखते हैं कि why they are called as the ancestors of green plants. So ये evolutionary concept के point of view से ये बात की गई है. खैर पहले इसके वो formalities को पूरा कर लें. So the phylum to which they belong is, dear students, कौन सा phylum है इसका? पढ़ चुके हैं हम. That is Chlorophyta. क्लोरोफाइटा क्लोरोफिल से जो इनके अंदर एक डोमिनेंट पिगमेंट है, प्रीडोमिनेंट पिगमेंट इनके अंदर क्लोरोफिल, और क्लोरोफिल आप पढ़ चुके हैं डिटेल के साथ चैप्टर नंबर 4 में. दैट इज अ ग्रीन कलर्ड पिगमेंट जो कि इम्पार्ट करती है ग्रीन कलर प्लांट्स के अंदर. इसी वजह से जो प्लांट्स हैं वो ग्रीन दिखाई देते हैं, हरे दिखाई देते हैं, सब्ज दिखाई देते हैं. ओके, बिकॉज ऑफ दिस द पिगमेंट क्लोरोफिल. एंड एज फार एज देयर फॉर्म्स आर कंसर्न्ड, ये किस फॉर्म में पाए जाते हैं? So they are present in all 3 cellular organizations. They are unicellular as well as they are colonial and as well as they are multicellular. Okay? So ये तीनों forms में जो है वो exist करते हैं. And as far as the locomotion is concerned, so most of them they locomote. Clear? Most of them. And they also have flagellated motile cells once in their life cycle. Number 3 and number 4 is their pigments. So the pigments they contain are chlorophyll A, chlorophyll B, and carotenes. Okay? And now there a little bit of description why they are considered as the ancestors of green plants. So there are some similarities. Similarities with plants. Number 1. Number 1 is the energy reserve. एनर्जी रिजर्व्स डियर स्टूडेंट्स उन्हें कहा जाता है जब प्लांट या फिर कोई भी ऑर्गेनिज्म अपनी ऑक्सीडेशन को पूरा करने के बाद, अपनी नीड्स को पूरा करने के बाद, और फिर भी जो एक्स्ट्रा जो सरप्लस फूड होता है उसको स्टोर कर लेता है, उससे हम कहते हैं एनर्जी रिजर्व. तो प्लांट्स और ग्रीन एल्गी दोनों के अंदर जो फूड रिजर्व है
यानी कि एनर्जी रिजर्व्स हैं, दे आर इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। क्लियर? दोनों के अंदर स्टार्च ही एनर्जी रिजर्व की शक्ल में मौजूद है। नंबर 2, देयर सेल वॉल्स। इफ यू टॉक अबाउट द सेल वॉल्स, तो प्लांट की सेल वॉल डियर स्टूडेंट्स आपने पढ़ी चैप्टर नंबर 4 में कि तीन तरह की हमने सेल वॉल्स पढ़ी थी, प्राइमरी सेल वॉल, मिडल लैमेला एंड द सेकेंडरी सेल वॉल। लेकिन कौन सी सेल वॉल है जो कि तमाम प्लांट सेल्स के अंदर मौजूद है? ये डियर स्टूडेंट्स तमाम प्लांट्स के अंदर, सो दैट इज द प्राइमरी सेल वॉल। इसी वजह से तो इसको हमने कहा था दैट इज द ट्रू सेल वॉल। इसे प्राइमरी सेल वॉल को ही ट्रू सेल वॉल कहते हैं, और दैट इज मेड अप ऑफ सेलुलोज, हेमीसेलुलोज। क्लियर? याद है? इसी तरह से जो ग्रीन एल्गी हैं, इनकी भी जो सेल वॉल होती है मोस्टली इट इज फॉर्म्ड ऑफ सेलुलोज। क्लियर? नंबर 3, द थर्ड सिमिलैरिटी इज द पिगमेंट्स। मीन्स द फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स। तो हमने अभी पिगमेंट्स के हवाले से बात की कि इनमें क्या चीज कॉमन है, दैट इज क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी एंड कैरोटीन्स। क्लियर? तो ये तीनों पिगमेंट्स इसके अंदर ग्रीन एल्गी के अंदर मौजूद हैं, और यही तीनों पिगमेंट्स जो हैं ये प्लांट्स के अंदर भी मौजूद हैं। क्लियर? इसके अलावा डियर स्टूडेंट्स वन मोर थिंग, दैट इज द आरएनए सीक्वेंस। The RNA sequence of algae resembles with plants so they are considered to have monophyletic lineage। तो lineage डियर स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया दो तरह के lineage पढ़े। एक प्रीवियसली हमने कुछ एक lineage पढ़ा था, दैट वाज पॉलीफाइलेटिक। पॉलीफाइलेटिक lineage का मतलब है कि बहुत सारे ट्राइब्स हों और उनके कॉमन एंसेस्टर्स का ना पता चले, अबाव अजदाद का आप तयन ना कर सकें, उन्हें कहा जाता है पॉलीफाइलेटिक लिनेज। इस तरह की जो शजरा नसब होता है। लेकिन अगर ऐसा शजरा नसब यानी कि ऐसी फैमिली ट्री जिसमें कि आपको एक कॉमन एंसेस्टर मिल जाए, ख़ास तौर पर यहाँ पर हम एवोल्यूशनरी कंसेप्ट की बात कर रहे हैं, तो वहाँ पर मोनो का मतलब होता है वन। ठीक है? तो इनके कॉमन एंसेस्टर्स होने की जो बेस बनाई जाती है दैट इज देयर आरएनए सीक्वेंस। तो इसको एमसीक्यूज के लिए मार्क करना, डीएनए सीक्वेंस नहीं बल्कि आरएनए सीक्वेंसिंग। क्लियर? और इसके अलावा डियर स्टूडेंट्स दे आर द सोर्स ऑफ, दे आर इंपॉर्टेंट। तो ये तो सिमिलैरिटीज थी चार इनके साथ, इसलिए दे आर इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ फूड। क्लियर? दे आर ऑल्सो इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ फूड। एंड इनके अंदर एक ऑर्गेनिज्म है, इसको शॉर्ट क्वेश्चन के लिए मार्क कर लें प्लीज, दैट इज क्लोरेला। क्लोरेला हमने बात की थी, इनके अंदर यूनिसेलुलर भी हैं, कॉलोनियल भी हैं, मल्टीसेलुलर भी हैं। सो क्लोरेला इज द यूनिसेलुलर एल्गा। इट इज यूनिसेलुलर नॉन मोटाइल, यानी मूव नहीं कर सकता, ग्रीन एल्गा। क्लियर? और ये खास तौर पर रिसर्च वर्क के लिए बहुत इस्तेमाल किया जा रहा है। ठीक है? इट इज यूज्ड टू अंडरस्टैंड the principles of photosynthesis
भाई इसको ही क्यों इस्तेमाल किया जा रहा है फोटोसिंथेसिस को समझने के लिए? बिकॉज द रीजन इज बिकॉज दे आर इजिली कल्चर्ड। इनको बाआसानी आप कल्चर कर सकते हैं कल्चर मीडियम के अंदर, और दे आर इजिली कल्चर्ड एंड ग्रोन इन द लेबोरेटरीज में आपको इजिली ग्रो कर सकते हैं। एंड इसका अगर हैबिटेट की बात करें, दे लिव इन फ्रेश वाटर लेक्स एंड डिचेस। क्लियर? लेकिन फ्रेश वाटर होना वहां पर जरूरी है। इसके अलावा इसकी एक और बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत अहम बात क्लोरेला के हवाले से, इट इज यूज्ड इन मेकिंग सिंगल सेल प्रोटीन। मैट्रिक में डियर स्टूडेंट आपने एक टॉपिक पढ़ा था बायोटेक्नोलॉजी के अंदर, याद आपको? सिंगल सेल प्रोटीन, बिल्कुल लास्ट टॉपिक था ये, जिसमें आपको ये बताया गया था कि एक साइंटिस्ट है बाय द नेम ऑफ प्रोफेसर स्क्रिमशॉ, उन्होंने इसको इस तरीक़ेकार को जो है वो मुतारिफ कराया था उनको, जिसमें कि उन्होंने सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म से प्रोटीन्स बनवाने का एक नया तरीका इजाद किया था, उसे कहते हैं सिंगल सेल प्रोटीन। तो उसके अंदर ये यूज होता है। क्लियर? नाउ डियर स्टूडेंट्स, इट्स डायग्राम, इजी सी डायग्राम है, आपने इसको ड्रॉ कर लेना है। क्लोरेला, इट्स अ यूनिसेलुलर green alga. So this is the structure of chlorella. तो एक तो एग्जाम्पल इसकी होगी ये क्लोरेला, ठीक है। इसी तरह से इनकी मज़ीद एग्जाम्पल्स को भी शामिल करते हैं। अल्वा, अल्वा के लिए ख़ास बात MCQs के लिए मार्क कर लें, इट हैज़ शीट लाइक बॉडी, शीट लाइक बॉडी, शीट्स की तरह की होती है, ग्रीन कलर की शीट्स। स्पायरोगायरा, स्पायरोगायरा, क्लियर? इसका जिक्र चैप्टर नंबर 11 में आएगा डियर स्टूडेंट्स, वाइल स्टडिंग द एक्शन स्पेक्ट्रम। याद रख लीजिएगा इस बात को, एक्शन स्पेक्ट्रम पढ़ते हुए स्पायरोगायरा को हम जो है वो स्टडी करेंगे। सो इट इज़ अ फिलामेंटस, ये इसकी शेप फिलामेंट्स की तरह की होती है। okay? और इसी तरह से वन मोर एग्जाम्पल, दैट इज द डेस्मिड्स। डेस्मिड्स डियर स्टूडेंट्स, ये बेसिकली इनकी बॉडी दो हाफ्स के ऊपर जो है मुश्तमिल होती है। एक ही सेल है लेकिन उसकी बॉडी जो है वो दो हाफ्स के ऊपर मुश्तमिल होता है। इसी तरह से वन मोर एग्जाम्पल ऑफ दिस, दैट इज क्लोरेला तो हो गया, एंड वॉलवॉक्स। एंड क्लास 9th के अंदर जो फर्स्ट चैप्टर आपने पढ़ा था उसके सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन वाले टॉपिक के अंदर आपने यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन पढ़ी थी, कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन पढ़ी थी। कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन में वॉलवॉक्स का नाम था, ठीक है। सो इट इज अ कॉलोनियल। तो ये इसमें यूनिसेलुलर भी मिल गए आपको, मल्टी सेलुलर भी मिल गए, इसमें कॉलोनियल भी आपको मिल गए। क्लियर? सो इट इज लाइक ये स्पायरोगायरा, इसी तरह से फिलामेंट की तरह का, दिस इज स्पायरोगायरा, फिलामेंट की तरह की इसकी बॉडी है, ठीक है। वॉलवॉक्स आप मैट्रिक में भी देख चुके हैं, उसमें बहुत सारे यूनिसेलुलर वॉलवॉक्स, ये भी ग्रीन एल्गा है, ठीक है। वो एक जगह पे रहते हैं, दिस इज अ वॉलवॉक्स कॉलोनी, ठीक
ठीक है, एंड देयर इज नो डिवीजन, आपको पता है ना कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन में देयर इज नो डिवीजन ऑफ लेबर, दिस इज वॉलवॉक्स कॉलोनी, क्लियर। एंड अल्वा इस तरह से शीट्स लाइक बॉडी, इसके होते शीट लाइक बॉडी, ठीक है, ग्रीन कलर का होता है शीट लाइक बॉडी, दिस इज अल्वा, and now in the last but not least, and this is the importance, the importance of algae. So it might be asked in the short questions, इसमें MCQs भी बन सकते हैं आप, क्लियर। सो इम्पोर्टेंस के अतबार से स्टूडेंट हमने इतने 6 कैटेगरीज पढ़ी एल्जी की, उन्हीं के एक्शंस को, उन्हीं के जो यूजेस हैं उनको कंबाइन करेंगे तो इसकी इम्पोर्टेंस बन जाएगी। सो लाइक दे आर द प्रोड्यूसर्स, दे आर द मेजर प्रोड्यूसर्स, आपने बात पढ़ी थी एल्जी की, ठीक है। प्रोड्यूसर्स दुनिया में 50 to 60%, ठीक है, 50 to 60% फोटोसिंथेसिस is performed by them, ठीक है। सो इसी वजह से they run aquatic food chains, पानी के अंदर जितने भी फूड चेन्स होती हैं उनको ये रन करते हैं, चाहे वो फ्रेश वाटर हो, फ्रेश वाटर एज वेल एज द मैरीन इकोसिस्टम, दोनों के अंदर ये मौजूद हैं। और वहीं पे ये मेजर प्रोड्यूसर्स हैं जो खुराक का ये सामान बनाते हैं अपने लिए भी और दूसरे ऑर्गेनिजम्स के लिए। इसी तरह से दे आल्सो प्रोड्यूस द ऑक्सीजन, ठीक है, वहाँ पर ऑक्सीजन इन द वाटर वहाँ पर ये प्रोवाइड की जा रही है। इसी तरह से डियर स्टूडेंट्स, अब ख़ास तौर पर याद रखना अपने ब्राउन एल्गी का। तो ब्राउन एल्गी में हमने बहुत इंपॉर्टेंट बातें पढ़ी थी कि ब्राउन एल्गी ये बेसिकली इसके अंदर क्या मौजूद है, इट हैज़ विटामिन ए, सी, डी एंड ई। इसके अंदर मिनरल्स मौजूद हैं। मिनरल्स कौन कौन से जो प्रीडोमिनेंट उसमें, आयोडीन एंड पोटाशियम, क्लियर। इसी तरह से इसके अंदर मौजूद है प्रोटीन्स, क्लियर। इसी तरह से लिपिड्स, सो लिपिड्स इसके अंदर 1 to 3%। इसके अंदर मौजूद हैं कार्बोहाइड्रेट्स, या ड्राइड मैस की हम बात करें, क्लियर। कार्बोहाइड्रेट्स दे आर प्रेजेंट अप टू 50%। इसी वजह से इसको अल्टरनेट सोर्स ऑफ फूड समझा जाता है। मैंने तब भी ये बात बताई थी, कैल्प्स, जो कि 75 मीटर 75 मीटर्स तक इनकी लेंथ हो सकती है, और ज़ेर ज़मीन मतलब पानी के अंदर ये एक बड़े बड़े ऐसे जंगलात बनाते हैं बाकायदा तौर पर। इसको ज़रूर देखिएगा, कैल्प फॉरेस्ट, जिसमें ये बिल्कुल प्लांट्स किसी दरख्तों की अपीयरेंस दे रहे होते हैं, और इसकी हाइट होती है अच्छी खासी, लंबी लंबी हाइट होती है इनकी, और नीचे जंगल एक बना होता है, क्लियर, इन कैल्प्स का। सो दे एक्ट एज द alternate source of food for the world। जब दुनिया में खुराक की कमी हो जाएगी तो उस वक्त ये अल्टरनेट सोर्स ऑफ फूड समझा जाएगा, और इसको लोग इस्तेमाल करेंगे, और अब भी करते हैं लोग, ठीक है। इसी तरह से रेड एल्गी की अगर बात करें, रेड एल्गी, तो डियर स्टूडेंट्स, रेड एल्गी इट इज अ सोर्स ऑफ टू मैनी थिंग्स। लाइक रेड एल्गी में से प्रोड्यूस हो रहा है एल्जिन, इसमें से प्रोड्यूस हो रहा है एगर। एगर का मैंने आपको बताया था कि इट इज यूज्ड टू मेक कैप्सूल्स,
फार्मास्यूटिकल जो फॉर्म्स होती हैं, कैप्सूल्स एंड टैबलेट्स, क्लियर। इसी तरह से इट इज़ ऑल्सो यूज्ड एज अ कल्चर मीडियम, ये कल्चर मीडियम के तौर पर भी इस्तेमाल हो रहा है, कल्चर मीडियम फॉर बैक्टीरियल ग्रोथ। यहां पर आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताता चलूं, अगर हमने बात की ये पॉलीसेकेराइड है, और लेकिन ये पॉलीसेकेराइड्स यूनिट्स इसके कौन से हैं, गैलेक्टोज, याद रखिएगा, ग्लूकोज नहीं बल्कि गैलेक्टोज सब यूनिट से मिलकर बनता है, क्लियर। एगर, इसी तरह से कैराजीनन, कैराजीनन ये आमतौर पर जो कॉस्मेटिक्स होते हैं उनकी बेसिस में इस्तेमाल होता है, द बेस ऑफ कॉस्मेटिक्स। इसी तरह से ये थिकनर के तौर पर भी इस्तेमाल होता है वहाँ पर, और मेडिसिन इंडस्ट्रीज़ के अंदर इसका काफ़ी यूज़ मौजूद है। ये इट कैन कोएगुलेट ब्लड, ये खून को भी जमा सकता है, ठीक है, कोएगुलेट करवा सकता है। और एल्जिन, ये इट्स द सोर्स ऑफ एल्जिक एसिड, जो कि खुराक के लिए और डिफरेंट इंडस्ट्रियल पर्पसेस के लिए भी इस्तेमाल होता है। तो दीज आर द यूजेस ऑफ रेड एल्गी। इसी तरह से जो ब्राउन एल्गी का बताया था, उसमें जो विटामिन के जो सोर्स हैं ये बहुत अहम है। इसी तरह से कुछ ऐसे हैं रेड एल्गी विच आर यूज्ड एज एंटीसेप्टिक्स, विच आर यूज्ड एज एंटीसेप्टिक्स। तो डियर स्टूडेंट्स, एंटीसेप्टिक्स किसे कहते हैं? सो आपको बता चुका हूँ, ऐसे केमिकल्स जो कि ऐसे केमिकल्स विच आर यूज्ड टू डिस्ट्रॉय द माइक्रोब्स ऑन लिविंग सर्फेसेस, जो टिश्यूज़ के ऊपर, स्किन के ऊपर या किसी जगह के ऊपर इसको जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनको किल करने के लिए जो केमिकल इस्तेमाल किया जाता है उसे कहते हैं एंटीसेप्टिक्स। तो एल्गी जो है ये एंटीसेप्टिक्स के तौर पर भी इस्तेमाल किए जाते हैं, ठीक है। और बाकी सिंगल सेल प्रोटीन का भी आपसे जिक्र कर दिया मैंने, वो भी इसको जहन में ज़रूर रखिएगा। फूड के एतबार से भी बात होगी, यानी कि प्रोड्यूसर्स हैं और ये एक्वेटिक फूड चेन्स जो हैं उनको रन करेंगे। सो दैट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ एल्गी। सो डियर स्टूडेंट्स, होपफुली आज का लेक्चर भी आपको क्लैरिफाई हो गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में और डिस्कस करेंगे द लास्ट टॉपिक ऑफ आवर चैप्टर, दैट इज़ द फंगस लाइक प्रोटिस्ट्स। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।